ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है सार्गेसम, जो जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई द्वितीय में शामिल किया गया है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने सार्गासम के कायिक भागों के बारे में बात की थी। हमने उसकी पादप संरचना के बारे में बात की, उसके विभिन्न भागों की बाह्य आकारिकी एवं आंतरिक संरचना के बारे में बात की थी। इस ऑनलाइन क्लास में हम सार्गासम के रिप्रोडक्शन, जनन के बारे में बात करेंगे। जनन, रिप्रोडक्शन। सार्गेसम में जनन कायिक एवं लैंगिक विधियों से होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु का पूर्ण अभाव होता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर सार्गेसम के अंदर देखें तो इसमें केवल कायिक एवं लैंगिक जनन ही पाया जाता है और अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कायिक जनन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। कायिक प्रवर्धन खंडन द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन, पादप शरीर का विभिन्न परिस्थितियों के कारण टुकड़ों में टूट जाना खंडन कहलाता है। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं सार्गेसम की, तो सार्गेसम के थैलस के पुराने या पिछले भागों के मृत अथवा क्षतिग्रस्त होने पर इसके अगले भाग की युवा शाखाएं पृथक हो जाती हैं। तो हम ये देखेंगे डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड थैलस। तो जैसे जैसे जो पीछे वाला थैलस है या पुराना थैलस है वो मृत हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो आगे वाली जो शाखाएं या भाग होता है थैलस का, वो जैसे डाइकोटोमस हो तो दो भागों में या दो शाखाओं में पृथक हो जाता है, या अलग अलग शाखाएं लगी हो तो शाखाएं मातृपादप से अलग हो जाती हैं तथा प्रत्येक शाखा वृद्धि करके नए थैलस का निर्माण करती हैं। सार्गेसम की कुछ जातियाँ जैसे सार्गेसम नेटेंस एवं सार्गेसम हिस्ट्रिकस में खंडन प्रवर्धन की प्रमुख विधि है। तो इन दोनों जातियों के अंदर जो जनन है या प्रवर्धन है वो हम देखेंगे केवल खंडन द्वारा ही पाया जाता है। लैंगिक जनन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सार्गेसम में लैंगिक जनन विषम युग्मकी ऊगैमस टाइप का होता है। जननांगों का निर्माण फ्लास्क सदृश गुहिकाओं में होता है, जिन्हें धानिया या कॉन्सेप्टेकल्स कहते हैं। ये धानिया या कॉन्सेप्टेकल्स बीजाणुद्भिद थैलस की रिसेप्टिकुलर शाखाओं पर लगी होती है या उस पर निर्मित होती हैं। तो हम यहाँ एक संरचना देख रहे हैं, आप देखें संरचना के अंदर ये एक सार्गेसम की बंध्य धानी स्टेराइल कॉन्सेप्टेकल की संरचना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बंध्य धानी है पूरी इसके अंदर, और इसके अंदर आप देखें बेसल मेरिस्टेम है यहाँ पर नीचे। तो बेसल मेरिस्टेम या मेरिस्टेम उन ऊतकों को कहा जाता है जिसमें निरंतर विभाजनशीलता बनी रहती है, डिवीजन की जो कैपेसिटी है बनी रहती है। तो आप ये देखें कि बेसल मेरिस्टेम से इसके अंदर आप देखें पैराफाइसिस या सहसूत्रों का निर्माण कंटिन्यूसली हो रहा है। तो ये स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल या बंध्य धानी की बात हम कर सकते हैं। तो हमने बात की कि जो धानिय हैं या कॉन्सेप्टिकल्स हैं वह रिसेप्टिकुलर ब्रांचेज पर उत्पन्न होती है। नर जन्नांग पूंधानी तथा स्त्री जन्नांग अंडधानी कहलाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर, और इनका निर्माण पृथक धानियों में होता है। पूंधानी धारण करने वाली धानियों को नर धानियाँ या मेल कॉन्सेप्टिकल्स कहते हैं, तथा अंडधानी धारण करने वाली धानियों को स्त्री धानियाँ या फीमेल कॉन्सेप्टिकल कहते हैं। सार्गेसम की कुछ जातियां एक लिंगाश्रयी जबकि अधिकांश जातियां उभय लिंगाश्रयी हैं। जन्नांग धारण करने वाली धानियां जिन्हें फलत धानियां भी कहते हैं। तो जिस धानियों के अंदर हम ये देखें कि पूंधानी और अंडधानी का निर्माण होता है उन्हें हम फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स कहते हैं, और जिनके अंदर आप ये देखेंगे पूंधानी अंडधानी का निर्माण नहीं होता उसे हम स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल या बंद धान्य कहते हैं, जिसकी संरचना के बारे में अभी हमने बात की थी कि उसके अंदर पैराफाइसिस पाए जाते हैं।
तो जो फलद धान्य हैं की संरचना एवं विकास बंद धान्यों के समान ही होता है। दोनों की अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो दोनों एक समान दिखते हैं। दोनों में केवल जो डिफरेंस है उसकी बात करें तो बंद धान्यों की आधारी कोशिकाओं से ससूत्र उत्पन्न होते हैं, जबकि फलद धान्य या फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल में आधारी कोशिकाएं जो बेसल सेल्स हैं उससे पूंधानी एंथ्रीडियम एवं अंडदानी उगोनियम का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धानी का विकास या कॉन्सेप्टिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है। धानी का विकास रिसेप्टिकल या रिसेप्टिकुलर ब्रांचेज पे होता है, जिसकी हमने बात की थी। तो रिसेप्टिकुलर जो ब्रांच हैं उसकी शीर्षस्थ कोशिका के समीप की स्थित बाह्य कोशिका से कॉन्सेप्टिकल का निर्माण होता है। फ्लास सदस्य धानी प्रारंभिक कोशिका का आमाप अन्य समीपवर्ती कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ा होता है। तो हम ये देखेंगे कि जो ये बाह्य कोशिका है उसका जो आकार है वो या फ्लास्क दिखाई देता है, लेकिन ये देखें कि जो पास की जो है नेबरिंग सेल्स है उससे आकार में बड़ी होती है। इसका केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है और आकार में ये भी देखा गया, लेकिन इनकी विभाजन की जो दर है वो मंद होती है। तो विभाजनशीलता इनकी धीरे धीरे देखने को मिलती है। अतः विकास की प्रारंभिक अवस्था में ये कोशिका अन्य कोशिकाओं की सतह पर होती है। तो इस इनिशियल स्टेज के अंदर प्रारंभिक अवस्था में ये सतह पे दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे अगर हम बात करेंगे समय के साथ तो समीपवर्ती कोशिकाओं में निरंतर विभाजन देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये जो धानी कोशिका है या कॉन्सेप्टिकल इनिशियल धारणी प्रारंभिक कोशिका है वो थैलस की सतह के नीचे फ्लास सदस्य गुहिका में स्थापित हो जाती हैं। तो फ्लास नुमा जो संरचना बनती है उसके बेस पे या हम कहें आधार पे आ जाती हैं। धानी प्रारंभिक कोशिका का प्रथम विभाजन, जब हम विभाजन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो विभाजन होता है वो अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है, लेकिन ये भी देखा गया कि अनुप्रस्थ भित्ति एकदम सरल रेखा में नहीं होती, वक्र रेखा में देखने को मिलती है, जिससे निर्मित बाह्य संतति कोशिका को जीवा कोशिका, टंग सेल तथा भीतरी संतति कोशिका को आधारी कोशिका ये बेसल सेल कहते हैं। जीवा कोशिका अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा एक सूक्ष्म तंतु बनाती है, एक फिलामेंट का फॉर्मेशन करती हैं जो जल्दी लुप्त हो जाता है, परंतु आधारी कोशिका अनेक उदग्र विभाजन वर्टिकल डिविजन्स, मतलब सरफेस आप ये देखें कि जो बॉटम है उदग्र विभाजन की बात करते हैं हम, तो आप ये देखें कि जो विभाजन इस तरह से होते हैं ऊपर से, ये उदग्र विभाजन कहलाते हैं। तो वर्टिकल डिवीजन देखने को मिलते हैं हमें। उदग्र विभाजन द्वारा फ्लास्क सदस्य गुहिका के आधार पर एक फलद परत, एक फर्टाइल लेयर का निर्माण हो जाता है और जन्नांगों का निर्माण धानी की इन्हीं फलद कोशिकाओं से होता है, चाहे वो अंडधानी का निर्माण हो चाहे पूर्णधानी का निर्माण हो। तो आप ये देखें कि दोनों का ही निर्माण इस फलद कोशिकाओं से ही होता है। तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, इसके अंदर ये डायग्राम है हमारे पास, जो हमने बात की थी कि रिसेप्टिकुलर ब्रांच की जो शीर्षस्थ कोशिका के पास की या समीपवर्ती बाह्य कोशिकाओं से कॉन्सेप्टिकल इनिशियल का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये देखें ये कॉन्सेप्टिकल इनिशियल है और इसकी आकृति हमने आप देखेंगे फ्लास्क नुमा बना रखी है। फिर हमने कहा था कि ये आकार में बड़ी होती है और इसके केंद्रक बड़ा होता है, लेकिन इसमें जो विभाजन की दर होती है वो मंद रफ्तार से होती है, जिसके कारण इसकी जो नेबरिंग सेल है उसमें विभाजन जल्दी जल्दी होते हैं। और ये कोशिका जो कॉन्सेप्टिकल इनिशियल है वो आप देखें कि एक फ्लास्क नुमा संरचना के आधार पे चली जाती है, आप यह देख सकते हैं आधार पे आपको दिखाई दे रही है। और फिर ये भी देखा गया है कि इसके अंदर हमने बात की कि एक वक्र अनुपस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण बाहरी टंग सेल या जीवा कोशिका और नीचे की जो आधार कोशिका बनती है, टंग सेल से एक सूक्ष्म तंतु का निर्माण होता है अनुप्रस्थ विभाजनोत्सव के द्वारा, और जो आधार की कोशिका होती है जिसमें वर्टिकल डिवीजन की बात की थी हमने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन है और जिससे एक फलद या हम कहें कि फर्टाइल लेयर का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये ओपनिंग ओस्टियोल है जिसके द्वारा ये बाहर की तरफ कॉन्सेप्टिकल या धानी खुलती है। तो चाहे वो नर धानी हो या मादा धानी हो, तो उसके जो निर्माण की अवस्थाएं हैं वो सिमिलर होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पूर्णधानी है उसका विकास कैसे होता है। तो पूर्णधानी के विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। पूर्णधानियाँ धानी की फलद परत की कोशिकाओं से विकसित होती है। जो हमने बात की थी कि कॉन्सेप्टिकल
की जो फर्टाइल लेयर हैं उससे ही पूंदानी का निर्माण होता है। पूंदानी प्रारंभिक कोशिका का जीव द्रव्य सघन होता है और डेंस होता है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, और इस कोशिका से एक पेपिला में प्रक्षेप विकसित होता है। तो ये सेल्स पेपिलेट होती हैं, हम इनको पेपिलेट एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। इसका प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है। इसके फलस्वरूप निर्मित दो कोशिकाओं में से निचली संतति कोशिका व्रंत कोशिका तथा ऊपरी संतति कोशिका पूंदानी कोशिका के रूप में कार्य करती है। इन दोनों कोशिकाओं के केंद्रक द्विगुणित होते हैं, क्योंकि आप देखें कि जो सार्गेसम का जो थैलस होता है वो डिप्लॉयड होता है और इसमें जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो मुख्य उत्पादक होता है। पूंदानी कोशिका विकसित होकर एक पूंदानी बनाती है और पूंदानी नीचे स्थित व्रंत कोशिका की वृद्धि के कारण एक और स्थापित हो जाती हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो व्रंत हैं उसकी वृद्धि होने के कारण पूंदानी एक दिशा की ओर विस्थापित या रिप्लेस्ड हो जाती हैं। व्रंत कोशिका पुनः विभाजित होगी और इससे एक फिर शीर्षस्थ पूंदानी तथा एक आधारीय व्रंत कोशिका बनाती है। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस आप देखें कि कंटिन्यूसली हम देखेंगे कि एक बार पूंदानी का निर्माण होगा और फिर व्रंत कोशिका, फिर वापस व्रंत कोशिका से शीर्षस्थ पूंदानी और आधारी व्रंत कोशिका का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप हम देखेंगे कि अनेक पूंदानी युक्त शाखित ससूत्र का निर्माण होता है। ससूत्र की अंतस्थ कोशिका प्राय बंद हो जाती है, स्टेराइल रह जाती है, इसका विकास पूंदानी में नहीं हो पाता है। शिशु पूंदानी में केवल एक द्विगुणित केंद्रक होता है। पूंदानी के विकास के साथ साथ इसके केंद्रक में एक अर्धसूत्री तथा इसके पश्चात अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं। इसके फलस्वरूप पूंदानी में 32 से 64 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इन विभाजनों के तुरंत पश्चात पूंदानी का जो जीव द्रव्य होता है उसकी बात करें, अनेक केंद्रकों की जितनी भी संख्या में केंद्रक होते हैं एक केंद्र के खंडों में विभाजित हो जाते हैं। तो जितने केंद्रक होते हैं उतने ही जीव द्रव्य के खंड विभाजित हो जाते हैं तथा प्रत्येक खंड मेटामॉर्फोसिस या कांतरित होकर एक द्विकशाभिक पूर्णमणु बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड का निर्माण करता है। परिपक्व पूंदानी एक अंडाकार संरचना होती है जिसकी भित्ति बाह्य दृढ़ एक्सोकाइट तथा भीतरी जिलेटिनी एंडोकाइट में विभेदित होती है। पूंदानियां व्रंत कोशिका द्वारा धानी के आधार पर जुड़ी रहती है। परिपक्व पूंदानी व्रंत कोशिका से टूटकर ऑस्ट्रियल द्वारा बाहर आ जाती है। जल के संपर्क में आने पर इसकी भित्ति का जिलेटिनाइजेशन या जिलेटिनीकरण हो जाता है तथा पूर्णमणु मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम पूर्णमणु के निर्माण की बात कर सकते हैं। और डायग्राम के अंदर अगर हम देखना चाहें इसको, तो आप ये देखें जो हमने बात की थी कि पेपिलेट एंथ्रीडियल इनिशियल है, तो ये कॉन्सेप्टिकल या जो धानी है उसकी फर्टाइल लेयर है, बेसल फर्टाइल लेयर, और जिसमें आप ये देख सकते हैं कि पूर्ण धानी प्रारंभिक कोशिका है पेपिला में, जिसमें आपको पेपिलेट भी दिख रही है। तो ये एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह काम करती हैं। इसमें आप देखें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, नीचे की जो सेल होती है स्टॉक सेल कहलाती है, ऊपर की सेल जो है आपके एंथ्रीडियल सेल कहलाती है। एंथ्रीडियल सेल परिवर्तित होकर एंथ्रीडिया का निर्माण करती है। और आप ये देख सकते हैं डी के अंदर कि ये एंथ्रीडियल बनी हुई है और ये वापस देखें आपके जो स्टॉक है उसकी वृद्धि के कारण ये एक तरफ स्थापित रिप्लेस्ड हो गई है। और इस स्टॉक में आप देखें फिर शीर्षस्थ एंथ्रीडियल सेल का निर्माण हो रहा है और आधारी स्टॉक सेल का निर्माण हो रहा है। तो आप ये ई के अंदर पूरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक एंथ्रीडिया है, दूसरा है, तीसरा है। तो इस तरह से एक शाखित पूंधानी युक्त एक पैराफाइसिस जैसा सूत्र का निर्माण होता है। और ये आप बीच में स्ट्रक्चर देख सकते हैं कॉन्सेप्टिकल वाली, और यहाँ कॉन्सेप्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं फ्लास्क-नुमा संरचना के रूप में। और नीचे की साइड में आप ये देख सकते हैं कि ये पूंदानी है आपके, और नीचे इसका स्टॉक है। पूंदानी के अंदर आप देख सकते हैं और जो संरचना है बाहर की तरफ एक्सोकाइट और अंदर की तरफ एंडोकाइट और अंदर की तरफ एंथ्रोजोइड्स हैं। एंथ्रोजोइड आप देखें जो रेनिफॉर्म है या वह वृक्काकार हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं और लेटरली इंसर्टेड बाइफ्लैजिला है, बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है। एक फ्लैजिला जो अग्र है वो छोटे आकार का है और पश्च वाला बड़े आकार का है। और इसमें ये कॉन्सेप्टिकल की स्ट्रक्चर है। आप ये देखें नरधानी है और जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो आधार है, ये जो फर्टाइल लेयर है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि
पूंदानी युक्त शाखित ससूत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इस तरह से हैं। और इन एंथ्रीडियम के व्रंत आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक ऑफ एंथ्रीडियम है और बीच में पैराफाइसिस भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम पूंदानी संरचना को स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हम बात करें अंडदानी के विकास की और डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम। पूंदानी की बात, अंडदानी का विकास भी धानी कॉन्सेप्टिकल के आधार पर स्थित फलद परत फर्टाइल लेयर की कोशिकाओं से होता है। तो सिमिलरली है, जब अंडदानी का निर्माण होगा तो हम उसको मादा धानी या हम कह सकेंगे तो हम उसको फीमेल कॉन्सेप्टिकल कह देते हैं। ये कोशिकाएं अंडदानी प्रारंभिक उगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य करती हैं। प्रत्येक प्रारंभिक कोशिका एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो असमान संतति कोशिका में विभाजित हो जाती हैं। आधारी छोटी संतति कोशिका व्रंत कोशिका तथा ऊपरी बड़ी संतति कोशिका अंडदानी कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। नीचे वाली अंडदानी कोशिका कहलाती है। अंडदानी कोशिका विकसित होकर गोलाकार हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य सघन तथा तेल युक्त होता है। अंडदानी के द्विगुणित केंद्रक में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप चार अगुणित केंद्रक बनते हैं। तो जब सार्गेसम का जो प्लांट है या हम कहें कि बीजाणुद्वित पादप है वो द्विगुणित होता है। उसके अंदर जो रिसेप्टिकुलर ब्रांचेज लगी होती है वो द्विगुणित होती हैं। रिसेप्टिकुलर ब्रांचेज के ऊपर जो कॉन्सेप्टिकल इनिशियल या कॉन्सेप्टिकल की बात करें, धानियों की बात करें, तो चाहे वो नर धानी हो जिसके अंदर पूंधानियों का निर्माण होता है या मादा धानी हो जिसके अंदर अंडधानियों का निर्माण होता है, तो वो भी आपके द्विगुणित होती हैं। और उसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो भी द्विगुणित होता है। तो इस द्विगुणित केंद्रक में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक अगुणित केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार अंडदानी में 8 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। इन 8 केंद्रकों में से 7 केंद्रक अपाशित हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, तथा शेष एक जो केंद्रक होता है वो अंड बनाता है। अपाशित केंद्रक अंडदानी की परिधि पर तथा सक्रिय केंद्रक इसके केंद्र पर स्थित होता है। तो इस तरह से हम अंडदानी की संरचना की बात कर सकते हैं। यहाँ संरचना स्ट्रक्चर में भी हम देख सकते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये ए स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्टिकल है। इन कॉन्सेप्टिकल के जो फर्टाइल लेयर हैं जिसमें उगनिया बनने वाली हैं, जिसको हम सेल्स की बात करेंगे तो उगनिया इनिशियल कहते हैं। इस उगनिया इनिशियल के अंदर हम देख सकते हैं राउंडेड है और इसके अंदर जब अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो ये नीचे की तरफ व्रंत कोशिका है, ऊपर की तरफ अंडदानी कोशिका है। और ये जो अंडदानी है इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो केंद्रक हैं, जो सक्रिय केंद्रक सेंटर में हैं और जो डीजनरेट होते हुए केंद्रक हैं वो परिधि की तरफ हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डीजनरेट हो रहे हैं और फंक्शनल न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है। तो 8 न्यूक्लियेट स्टेज हैं आपकी अंडदानी के अंदर। परिपक्व अंडदानी की बात करें तो इसकी जो भित्ति होती है वो 3 परतों में विभाजित होती है। सबसे बाहर की तरफ एक्सोकाइट, मध्य परत मीजोकाइट तथा भीतरी परत एंडोकाइट। और निष्कासन के पश्चात अंडदानी की बाह्य भित्ति एक्सोकाइट जिलेटिनीकृत होकर एक वृंत सदस्य संरचना बनाती है, जिसके द्वारा अंडदानी दानी से जुड़ी रहती हैं। यहाँ थोड़ा सा डिबेट चलती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार दानी से बाहर निकलने के बाद अंडदानी एक्सोकाइट फट जाती है तथा जिलेटिनी व्रंत का निर्माण मीसोकाइट्स द्वारा होता है। तो कुछ साइंटिस्ट एक्सोकाइट को और कुछ साइंटिस्ट मीसोकाइट के द्वारा इसके व्रंत के निर्माण को बताते हैं। इस धारणा के अनुसार निष्कासित अंड में केवल एंडोकाइट ही होती हैं। दानी की भित्ति की वे कोशिकाएं जो अंडदानी नहीं बनाती हैं वे लंबे तंतुवत ससूत्र में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार दानी में स्त्री दानियों के अतिरिक्त अनेक ससूत्र भी पाए जाते हैं। तो संरचना में हम ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं ई स्ट्रक्चर के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि जो अंडदानी है वो एक जिलेटिनस स्टॉक के द्वारा जो दाने की आधार है उससे जुड़ी रहती हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं जिलेटिनस स्टॉक एक्सोकाइट से बनता है, कुछ कहते हैं मीसोकाइट से बनता है। और दूसरा हमने बात की कि अंडदानी जो व्रंतनुमा संरचना लगी हुई है इसके बीच में आपको पैराफाइसिस या ससूत्र भी दिखाई देते हैं। तो ये दाने के अंदर आप इस तरह की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये है आपके
फीमेल कॉन्सेप्टिकल या मादा धानी की संरचना है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन की बात करें, निषेचन से पूर्व पुंमणु अंडदानी के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। यद्यपि इस समय अंडदानी धानी से बाहर स्थित होती है, परंतु एक जिलेटिनी व्रंत द्वारा ये धानी के आधार से जुड़ी रहती है। पुंमणु अपनी अग्र कशाभिका द्वारा अंडदानी की भित्ति से संलग्न रहते हैं तथा पश्च कशाभिका द्वारा जल में तैरते रहते हैं। अंडदानी में से केवल एक ही पुंमणु प्रवेश करता है। निषेचन के बाद कुछ समय तक नर तथा स्त्री केंद्रक अलग अलग रहते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात दोनों केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये डायग्राम में हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को कि यहाँ हमने बात की है कि जो अंडधानी है उसका जो अंडा है उसके चारों तरफ आपको एंथ्रोजोइड दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एंथ्रोजोइड की जो अग्र कशाभिका है वो अंड से जुड़ी रहती है और पश्च कशाभिका आपको उसके तैरने में काम आती है। फिर इसमें से जो एक स्पर्मेटोजोइड्स या एंथ्रोजोइड है उसका केंद्रक इस अंडदानी केंद्रक में प्रवेश कर जाता है। तो दोनों जो केंद्रक हैं कुछ समय के लिए अलग अलग रहते हैं, लेकिन बाद में ये संलयित होकर और डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके अंदर आप देखें अंकुरण की बात करें, युग्मनज का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। युग्मनज का अंकुरण निषेचन के तुरंत पश्चात हो जाता है। जैसे ही इसमें युग्मनज का निर्माण होगा उसी के अंदर अंकुरण या हम कहें विभाजन होने लग जाते हैं। अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही समय युग्मनज की अंडदानी की भित्ति से घिरा रहता है। तो अंडदानी की भित्ति से अभी भी कवर्ड है तथा अंडदानी जिलेटिनी व्रंत द्वारा दानी से जुड़ी रहती है। और अंडदानी कहाँ से जुड़ी हुई है, जो कॉन्सेप्टिकल है उसके बेस से जुड़ी हुई है। कुछ समय पश्चात अंडदानी की भित्ति का जिलेटिनीकरण होने पर युग्मनज मुक्त हो जाता है तथा किसी ठोस आधार पर चिपक जाता है। जो युग्मनज का जो प्रथम विभाजन है वो अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है। इसके फलस्वरूप निर्मित निचली कोशिका मूलाभास बनाती है राइजोइड तथा ऊपरी कोशिका अनेक अपनतिक तथा परिणतिक विभाजनों द्वारा एक द्विगुणित थैलस का निर्माण करती हैं। तो अपनतिक विभाजन उनको कहते हैं जो सतह के समकोण पे एट राइट एंगल पे होते हैं, जिससे आप ये देखें कि एक ही परत के अंदर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। परिणतिक विभाजन उनको कहते हैं जो सतह के समानांतर होते हैं, जिससे आप ये देखेंगे कि जो कोशिकाओं की परतों की संख्या है, कोशिकाओं की संख्या नहीं, कोशिकाओं की जो परत है, लेयर ऑफ सेल्स है, तो लेयर का फॉर्मेशन या नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज होती हैं, उसको हम पेरिनिक्लाइनर डिवीजन कहते हैं। तो डायग्राम में हम इस चीज़ को देख सकते हैं। आप ये देखें इसके अंदर जो हमने कहा कि जो युग्मनज है उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अपर सेल और लोअर सेल। तो इसमें जो लोअर सेल है वो राइजोइडल सेल का निर्माण करती हैं और अपर सेल से आपका सार्गेसम का थैलस का निर्माण होता है। तो आप ये डायग्राम में आगे देख सकते हैं इस तरह से कि नीचे की राइजोइडल सेल रहेगी और ऊपर वाले आपका सार्गेसम का थैलस का निर्माण करेंगे। तो ये कंटिन्यूसली आप क्रमिक अवस्थाएं देख सकते हैं ई के अंदर। और ई के अंदर हम ये भी कह रहे थे, जो हमने कहा कि जो ऊपरी कोशिका है जिसके अंदर एंटीक्लाइनल्स और पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से बहुकोशिकीय सार्गेसम थैलस का निर्माण होता है और नीचे की सेल्स राइजोइड का निर्माण करती हैं। अगर हम पीडी एकांतरण की बात करें या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें सार्गेसम के अंदर, तो सार्गेसम के अंदर आप ये देखें जिसका जीवन चक्र है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो सार्गेसम के अंदर हमने जो बात की कि ये अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, इसमें अलैंगिक बीजाणु का निर्माण नहीं होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि जो सार्गेसम का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। और अगर हम इसके लैंगिक जनन की बात करते हैं तो हमने ये बात की कि जो मेल कॉन्सेप्टिकल हैं जिसमें एंथ्रीडिया बन रही है और फीमेल कॉन्सेप्टल जिसमें ओगोनिया बनती हैं और दोनों के अंदर
अर्धसूत्री विभाजन है और एंथीडिया के अंदर एंथ्राजोइड्स या पुमड़ों का निर्माण हो रहा है और अंडदानी के अंदर एग का निर्माण या अंड का निर्माण हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होता है जिससे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जिसमें अंकुरण के द्वारा आपका सार्गेसम का थैलस पुनः निर्मित हो जाता है। तो ये इसके अंदर पीडी एकांतरण देखा गया है। और सार्गेसम में पीडी एकांतरण का अभाव होता है और पीडीओ का अभाव होता है। हम ये देखते हैं कि अवस्थाओं का तो एकांतरण हो रहा है। यहाँ आपको जो अगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्था डिप्लॉइड स्टेज और हैप्लॉइड स्टेज के बीच में आपको एकांतरण मिलता है, लेकिन यहाँ पीडीए या हम ये कहें थैलस के बीच में एकांतरण देखने को नहीं मिलता है। इसका थैलस द्विगुणित तथा बीजाणुद्विदीय होता है। थैलस में विशेष प्रकार की धानियों के अंदर पूर्णधानी व अंडधानी का निर्माण होता है। ये दोनों जननांग द्विगुणित होते हैं तथा अर्धसूत्रण द्वारा अगुणित युग्मक पुंमणु एवं अंड बनाते हैं। तो केवल अगुणित अवस्था जो है हैप्लॉइड स्टेज है केवल एंथ्राजोइड्स और एग के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। तो हम इसको जो लाइफ साइकिल है उसमें सार्गेसम को और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या द्विगुणित जीवन चक्र के अंदर रख सकते हैं। और युग्मक सार्गेसम की जीवन काल की अगुणित प्रावस्था को दर्शाते हैं। नर तथा स्त्री युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है, युग्मनज का निर्माण होता है। यह अंकुरित होकर पुनः द्विगुणित बीजाणुद्वित थैलस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं सार्गेसम के अंदर आपके जो पीडी एकांतरण है उसको। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी आपकी ऑनलाइन क्लास सार्गेसम के जनन पे, रिप्रोडक्शन ऑफ सार्गेसम, रिप्रोडक्शन इन सार्गेसम। तो ये आपकी आखिरी ऑनलाइन क्लास थी और इसके बाद आपके जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन कॉलेज के अंदर ही या महाविद्यालय में लगेगी। थैंक यू, धन्यवाद।